हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में, और ये जो है हम बात करने वाले हैं एज पर निबोश के हिसाब से, यानी कि नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के हिसाब से। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में, तो इसके ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी जो है डिटेल में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको बताई है। साथ ही साथ इसका जो लिंक है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि जो है आप इसको डाउनलोड करके और भी अच्छे से समझ सकते हो। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है hscstudyguide.com, और इस वेबसाइट पर जो है आपको जो भी PDF फाइल होती है या फिर जो है ई बुक्स होती है, रिसेंटली जो है हमने कई सारी जो है ई बुक्स जो है यहाँ पर अपलोड की है, तो उसको भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो है ये फ्री में है, आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में जो था, हमने जब वेबसाइट की शुरुआत की थी तो ये पेड में था यही ई बुक्स, और लेकिन अभी जो है हमने इसको जो है फ्री किया है। अब ई बुक्स जो है वो अलग अलग टॉपिक के ऊपर है, जैसे कि वर्क एट हाइट की जो है एक अलग ई बुक आपको देखने को मिलेगी। ठीक उसी प्रकार जो है स्कैफोल्डिंग की जो है आपको अलग ई बुक देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार की जो है कन्फाइंड स्पेस की जो है आपको अलग ई बुक जो है देखने को मिलती है। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक की जो है अलग अलग जो है 40 ई बुक आप फ्री में जो है डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि यहाँ पर जो है आपको एक क्विज जो है, एक कंपटीशन भी है, जहां पर ये जो क्विज है इसको अगर आप जो है पास कर लेते हो तो आपको जो है फ्री में जो है HSC स्टडी गाइड की तरफ से जो है सर्टिफिकेट भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये भी जो है, जब हमने वेबसाइट की शुरुआत की थी तो ये सबसे पहले जो था पेड में था, लेकिन अभी ये काफ़ी दिन हो गए हैं तो हमने जो है इसको अभी फ्री कर दिया है। तो जो भी कैंडिडेट जो है अगर कोई क्विज कॉम्पिटिशन जो है यहाँ पर पास करता है तो वो भी जो है उसको जो है यहाँ पर फ्री में सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जो है आपको जॉब्स के भी जो है अपडेट मिलते हैं, यानी कि HSC के रिलेवेंट जो भी अगर नए कोई जॉब्स अगर आते हैं, हेल्थ HSC ऑफिसर हो गया, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर्स, तो उसकी भी जो है अपडेट दी जाती है। तो ये वेबसाइट जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको ज़रूर चेक कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में, जो निबोश की तरफ से, जब भी आप निबोश की जो है एग्जाम प्रिपेयर करते हो या फिर निबोश की पढ़ाई करते हो, IGC का कोर्स हो या फिर डिप्लोमा का कोर्स हो, तो उस वक्त जो है आपको रिस्क असेसमेंट जो है देखने को मिलता है। ये अलग से जो है टॉपिक होता है, और इसके ऊपर जो है मोस्ट ऑफ द जो एग्जाम है उसमें ऊपर जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है रिस्क असेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो आपको जो है इसका कैसे आंसर देना चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो रिस्क असेसमेंट सबसे पहले क्या होता है, आइए ये समझते हैं। तो रिस्क असेसमेंट जो है एक सिस्टमैटिक जो है प्रोसेस होती है, जिसमें जो है हम क्या करते हैं कि वर्क प्लेस में जो भी पोटेंशियल हजार्ड्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही साथ वो जो हजार्ड्स है उसके एसोसिएटेड में जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है उसको इवैल्यूएट करते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि ये जो रिस्क हमने जो है यहाँ पर देखी है उसको कैसे जो है कम किया जाए, या फिर उस रिस्क को जो है कैसे खत्म किया जाए, तो उसके लिए जो है हम कंट्रोल मेजर्स भी जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस सारी प्रोसेस को ही जो है रिस्क असेसमेंट जो है वो कहा जाता है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एज पर निबोश की तरफ से जो है ये डेफिनेशन जो है आप एग्जाम में जो है लिख सकते हो। अब निबोश की जो है गाइडलाइंस जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है बताती है, वो इस चीज़ के ऊपर जोर देती है कि रिस्क असेसमेंट जो है कंडक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में, यानी कि रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करना जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चीज़ के ऊपर जो है निबोश की जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर जोर देती है, ताकि जो है हम यहाँ पर वर्क प्लेस सेफ्टी को जो है इंश्योर कर सके। साथ ही साथ हेल्थ एंड सेफ्टी के जो भी रेगुलेशंस है उसके कंप्लायंस को जो है यहाँ पर फुलफिल कर सके। तो इस प्रकार जो है आप जब भी आपको जो है निबोश के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चंस आता है रिस्क असेसमेंट के बारे में, तो आप जो है ये डेफिनेशन जो है यहाँ तक लिख सकते हो, और थोड़ा ब्रीफ जो है इसके बारे में भी जो है आप लिख सकते हो। तो ये जो है ये 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अब आपको जो है नेक्स्ट क्या करना है, तो ये जो रिस्क असेसमेंट होता है इसके जो है इसको कंडक्ट करने के जो है कुछ स्टेप्स होते हैं, वो भी जो है आपको एग्जाम में लिखना होता है। तो रिस्क असेसमेंट जो है हमने यहाँ पर जाना है कि रिस्क असेसमेंट यानी कि क्या होता है। अब ये जो रिस्क असेसमेंट जब आप कंडक्ट करते हो तो उसके जो है कुछ 5 मेन स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो मेन स्टेप है वो है आइडेंटिफाई हजार्ड्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप
एज अ सेफ्टी ऑफिसर की हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप जो है एक सेफ्टी ऑफिसर हो और सेफ्टी ऑफिसर के नाते जो है आप साइट पर काम करने के लिए जाते हो, तो जो भी वर्क प्लेस में जो है आप काम करने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो है देखना होता है कि उस वर्क प्लेस में जो है नेचर ऑफ वर्क क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, यानी कि कौन सा का वहां पर काम हो रहा है, वर्क एट हाइट का हो रहा है, कन्फाइंड स्पेस का हो रहा है, स्कैफोल्डिंग का हो रहा है। तो उस नेचर ऑफ वर्क में जो है आपको देखना होता है कि उसमें जो है हजार्ड्स क्या इन्वॉल्व है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। अब हजार्ड जो है वो आप अलग अलग जो है चीज के ऊपर जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई मशीनरी जो है चल रही है तो उस मशीनरी का जो है वो भी है, उसमें जो है आप हजार्ड ढूंढ सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर कोई जो प्रोसेस है तो उस प्रोसेस में भी जो है आप हजार्ड आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो है ये अलग अलग जो है आपको जो है पूरे वर्क प्लेस में जो है क्या क्या चीज़ें हो रही है उस चीज़ में जो है आपको हजार्ड आइडेंटिफाई करना होता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो स्टेप है वो है कि अभी जो है आपको क्या करना है कि आपने हजार्ड तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको देखना है कि इस हजार्ड की वजह से जो है कौन से ऐसे पर्सन्स है जिसको जो है नुकसान हो सकता है। अब वर्क एट हाइट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो है स्कैफोल्डिंग का अगर काम चालू है तो स्कैफोल्डर जो है वो वहां पर जो है उनको जो है उनको जो है खतरा हो सकता है, या फिर जो है अगर कन्फाइंड स्पेस में अगर काम कर रहे हैं तो वो पर्सन्स यहाँ पर जो है उनको जो है खतरा हो सकता है। ठीक है, वर्क एट हाइट में अगर काम कर रहे हैं तो जो भी वहाँ पर हाइट पर जो वर्कर्स काम कर रहे होंगे उनको जो है खतरा हो सकता है। तो आपको जो है डिटरमाइन करना है कि कौन से पर्सन्स को जो है यहाँ पर नुकसान हो सकता है, और वो अगर पर्सन्स को अगर नुकसान हो रहा है तो वो कैसे हो सकता है, मतलब जो है उस पर्सन्स को जो है फिजिकल इंजरी हो सकती है क्या, या फिर जो है उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं क्या, तो इस चीज़ को भी जो है आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना होता है। थर्ड जो स्टेप है वो है कि आपको जो है अभी क्या करना है कि रिस्क को इवैल्यूएट करना है। अब रिस्क को इवैल्यूएट करना और साथ ही साथ जो है उसके लिए क्या प्रिकॉशंस आप ले सकेंगे उसको डिसाइड करना है। अब देखिए कि आपने जो है एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर आपने देख लिया कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, उसमें हजार्ड्स क्या इन्वॉल्व है वो आपने देख लिया। तो वो जो हजार्ड्स होते हैं तो उसमें जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है तो वो आपको यहाँ पर इवैल्यूएट करना होता है। मतलब अगर कोई पर्सन जो है वर्क एट हाइट पर काम कर रहा है, वर्क एट हाइट पर जो है काम कर रहा है, तो वर्क एट हाइट से जो है पर्सन जो है फॉल हो सकता है, फॉल ऑफ पर्सन जो है वहां से हो सकता है नीचे, वो जो है अगर गिरता है तो उसको इंजरी हो सकती है। तो ये जो फॉल ऑफ पर्सन है तो इसकी जो है होने की जो है संभावना कितनी है ना, तो इसकी जो है रिस्क क्या है उसको इवैल्यूएट करना होता है आपको। तो रिस्क को इवैल्यूएट जो है आप एक रिस्क मैट्रिक्स होता है उसकी मदद से जो है आप कर सकते हो। अब रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है इसके ऊपर जो है मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको 5x5 रिस्क मैट्रिक्स के बारे में भी बताया है और 3x3 रिस्क मैट्रिक्स के बारे में भी जो है बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी आप रिस्क मैट्रिक्स की मदद से जो है रिस्क को इवैल्यूएट करते हो तो एक जो है चार्ट आपके सामने में आ जाता है जिसमें जो है एक बाजू में जो है लाइक्लीहुड होता है और दूसरे बाजू में जो है सेवरिटी होता है। ठीक है, ये नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से। तो लाइक्लीहुड का मतलब जो है ये होता है कि जो भी फॉलो पर्सन्स ये जो हमने हजार्ड यहाँ पर देखा है ये होने की जो है संभावना क्या है, चांस क्या है, यानी कि पर्सन्स जो है नीचे गिरने के जो है चांस क्या है। अगर वो सेफ्टी बेल्ट का वहां पर इस्तेमाल नहीं करेगा या फिर स्कैफोल्डिंग जो है उसको जो है टो बोर्ड या फिर गार्डरेल अगर नहीं रहेगा तो उसको जो है नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा जो है वो है सेवरिटी। सेवरिटी यानी कि जो है अगर वो पर्सन अगर नीचे गिर जाता है तो उसको जो है कितनी जो है यहाँ पर इंजरी हो सकती है, मतलब जो है उसको जो है हाथ पैर को ही जो है चोट लग सकती है क्या, या फिर जो है उसको ज़्यादा चोट लगेगी क्या, या फिर जो है उसकी जो है डेथ भी हो सकती है क्या। तो ये जो है ये डिपेंड करता है कि पर्सन जो है कितने मीटर के हाइट पर जो है वहाँ पर काम कर रहा है, तो उसकी जो है सेवरिटी यानी कि उसको जो है इंजरी होने की जो है यहाँ पर कितनी सेवरिटी हो सकती है उसको जो है वो भी यहाँ पर देखा जाता है। इन दोनों का कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो आपको जो है रिस्क जो है वो यहाँ पर आप जो है इवैल्यूएट कर सकोगे। ठीक है, तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर उसको चेक कीजिए। फिर उसके बाद जो है आपको कि डिसाइड करना है कि इसके लिए आप प्रिकॉशंस क्या ले सकते हो। मतलब आपने अभी जान लिया कि रिस्क जो है इसमें क्या इन्वॉल्व है, कितने हद तक जो है उसको जो है यहाँ पर रिस्क इसका जो है सामना करना पड़ सकता है, उसको कितना नुकसान हो सकता है। अब ये जो है नुकसान नहीं होना चाहिए तो उसके लिए जो है आपको क्या करना है कि प्रिकॉशंस डिसाइड करने हैं, कंट्रोल मेजर जो है यहाँ पर बताना होता है। तो कंट्रोल मेजर्स की जब भी हम बात करते हैं
यानी कि ये जो हमने रिस्क यहाँ पर जो है फाइंड आउट किया है, तो कंट्रोल मेजर्स आपको जो है यहाँ पर सजेस्ट करना होता है, प्रिकॉशंस क्या लेंगे वो बताना होता है। तो आपने नाम सुना होगा हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स का, हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स का, तो उसके हिसाब से जो है आप क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हो वो डिसाइड कर सकते हो। अब हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो ये जो है ये 5 जो है इसके भी टाइप्स आते हैं, तो मैं इसको जो है शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स में है सबसे पहला जो है वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशंस का मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो अगर आप जो है नहीं करते हो, यानी कि उसका दूसरा कोई अल्टरनेटिव है, तो आप जो है इस हजार्ड को जो है एलिमिनेट कर सकते हो। यानी कि फॉल ऑफ पर्संस का जो हजार्ड है, ऊंचाई पर अगर काम करना है आपको, तो वो अगर काम जो है दूसरे अगर उसका अल्टरनेटिव है दूसरे पर्सन्स के द्वारा या फिर मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट के द्वारा अगर वो पूरा किया जा सकता है, तो वहां पर जो है पर्सन्स इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। अगर पर्सन्स वहां पर इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो वहां पर जो है उसको रिस्क होने की जो है संभावना वहां पर कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो है वो है सब्स्टिट्यूशन। दूसरा जो है वो है सब्स्टिट्यूशंस। तो सब्स्टिट्यूशंस के भी करके जो है आप इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हो, कंट्रोल मेजर्स ले सकते हो। आगे में जो है हमने यहाँ पर जो है एग्जांपल भी जो है आपको बताया है, जिसके थ्रू जो है आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो ही जाएंगे। थर्ड जो हिरार्की ऑफ कंट्रोल जो है वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल। थर्ड जो है वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल। ठीक है, इंजीनियरिंग कंट्रोल लेकर भी जो है आप इस चीज को जो है कंट्रोल कर सकते हो, ये कंट्रोल मेजर्स आप ले सकते हो। फोर्थ जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। और लास्ट का जो है वो है पीपी, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये जो है सारी चीज़ें मैंने लास्ट में जो है वीडियो के लास्ट में एक एग्जांपल के थ्रू जो है आपको समझाया है। तो यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए कि जब भी प्रिकॉशंस की बात आती है तो आप जो है हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स के अनुसार जो है इसको जो है कंट्रोल मेजर्स जो है वो ले सकते हो। प्रायोरिटी जो है आपको फर्स्ट पॉइंट को देनी है, यानी कि हजार्ड को एलिमिनेट करना है। अगर वो नहीं कर सकते हो फिर आपको सब्स्टिट्यूशंस करना है। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो फिर आपको जो है इंजीनियरिंग कंट्रोल वहां पर लेने हैं। वो भी नहीं कर सकते हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेना है। और फिर उसके बाद जो है पीपी का जो है आपको वहां पर जो है लास्ट हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स होता है। अब ये है थर्ड पॉइंट हो गए। फोर्थ जो स्टेप है वो है रिकॉर्ड फाइंडिंग्स एंड इंप्लीमेंट देम। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी चीजें आपने की है अभी, यानी कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद जो है कौन से पर्सन्स वहां पर जो है उनको नुकसान हो सकता है, फिर इसमें जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकती है, इसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स लेना चाहिए, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको जो है इसका डॉक्यूमेंट बनाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में लाना है। इसके लिए जो है आपको एक एक्शन प्लान बनाना है, एक एक्शन प्लान बनाना है और उस एक्शन प्लान को जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है कि अभी जो सारी चीज़ें आपने की है, डॉक्यूमेंट भी किया, एक्शन प्लान भी बनाया, तो इसको जो है आपको रिव्यू करते रहना है। रिव्यू करते रहना है कि जो आपने जो सारी चीज़ें जो कर रहे हो वो सही है क्या, या फिर कोई भी अगर चेंजेस आ रहे हैं तो फिर उसको जो है आपको वहाँ पर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो रिस्क असेसमेंट को जो है आपको अपडेट भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसकी जो है आप फ्रीक्वेंसी भी जो है वो रख सकते हो, जैसे कि 6 महीने के बाद जो है आप इसकी जो है अपडेट करोगे, या फिर जो है कोई अगर मेजर कोई अगर इंसिडेंट हो जाता है तो उस वक्त भी जो है आपको इस रिस्क असेसमेंट को जो है अपडेट करने की जरूरत पड़ सकती है। चलिए हम जो है हमने यहाँ पर जो है 5 मेन जो इसके स्टेप्स है उसको जान लिए। अब जो है इसको हम एग्जांपल के थ्रू जो है समझते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो रिस्क असेसमेंट का जो है एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है एक प्लांट है, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो है मशीनरी और केमिकल प्रोसेस के साथ में जो है वहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो है काम होता है। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप था वो क्या था कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करना। अब एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जो है आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगती है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जाओगे वहां पर देखोगे कि मशीनरी ऑपरेशन जो हो रहा है तो उसमें जो है क्या क्या जो है हजार्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि कट इंजरी हो सकती है, वहाँ पर इंटेंगलिमेंट हो सकता है, पर्सन्स के जो है हाथ या फिर पैर जो है मशीनरी के बीच में आ जा सकते हैं, क्रश इंजरी हो सकती है। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पर जो है हजार्ड को आइडेंटिफाई किया मशीनरी ऑपरेशन में। सेकंड जो है वो है केमिकल हैंडलिंग, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो है मशीनरी को भी जो है ऑपरेट किया जा रहा है, केमिकल को भी जो है हैंडल किया जा रहा है। तो केमिकल हैंडल करते वक्त जो है केमिकल स्पिल हो सकता है, वो पर्सन जो है इनहेल भी कर सकते हैं, या फिर अगर केमिकल जो है उनके हाथ पर या फिर बॉडी पार्ट पर अगर आता है तो बर्न भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हजार्ड आपने जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है।
थर्ड जो है वो है स्लिपरी फ्लोर्स। तो इसकी वजह से अगर स्लिपरी अगर फ्लोर रहता है तो स्लिप होना, ट्रिप होना या फिर फॉल होना, ये भी जो है हजार्ड आपको देखने को मिल सकता है। तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो है विजिट किया, यहाँ पर आपने देखा मशीनरी ऑपरेशन जो भी पर्सन्स करते हैं तो वहां पर जो है कट इंजरी हो सकती है, इंटेंगलमेंट हो सकता है, क्रश इंजरी हो सकती है, या आपने हजार्ड आइडेंटिफाई कर लिया। केमिकल जो भी पर्सन्स हैंडल कर रहे हैं तो वहां पर जो है केमिकल स्पिल हो सकता है, इनहेलेशन हो सकता है, वो आपके शरीर के अंदर जो है वो जा सकता है, और बर्न भी जो है वो हो सकता है, आपके शरीर के बॉडी पार्ट को जो है बर्न कर सकता है अगर केमिकल जो है कांटेक्ट में आता है तो। और थर्ड जो है वो है स्लिपरी फ्लोर्स, जिसकी वजह से जो है स्लिप, ट्रिप, फॉल हो सकता है। ये हजार्ड जो है आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर। सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि इसकी वजह से जो है कौन से पर्सन जो है यहाँ पर उनको जो है नुकसान हो सकता है और वो कैसे हो सकता है। तो मशीनरी जो ऑपरेशंस जो हो रहा था तो उसके लिए जो है मशीन जो ऑपरेटर्स है वो यहाँ पर जो है उसको नुकसान हो सकता है, उसको जो है फिजिकल इंजरी को जो है होने की जो है संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है मशीनरी के कारण। तो हमने यहाँ पर जान लिया कि मशीनरी जो ऑपरेटर्स है उसको जो है यहाँ पर नुकसान हो सकता है। केमिकल्स जो हैंडल कर रहे हैं तो जो केमिकल हैंडल करने वाले जो भी वर्कर्स है, एम्प्लॉयज है, तो जो हैंडल करने वाले जो पर्सन है उनको जो है नुकसान हो सकता है, क्योंकि केमिकल जो है अगर वो एक्सपोज करते हैं तो उनको जो है उनका बॉडी पार्ट भी जो है जल सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि केमिकल किस टाइप का है। ठीक है, तो ये भी जो है इंजरी हो सकती है, ये भी जो है उसको इंजरी हो सकती है। और थर्ड जो है वो है कि जनरल स्टाफ और विजिटर्स, क्योंकि हमने थर्ड में जाना था, जो थर्ड हमारा जो हजार्ड हमने आइडेंटिफाई किया था वो था स्लिपरी फ्लोर्स। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है पर्सन जो है फॉल भी हो सकता है। अब स्लिपरी अगर फ्लोर रहेगा तो वहाँ पर जनरल स्टाफ भी वहाँ से गुजरता है, विजिटर भी गुजरते हैं, तो वो जो है उनको नुकसान हो सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना है कि कौन से पर्सन्स को यहाँ पर नुकसान हो सकता है और कैसे हो सकता है। थर्ड जो हमारी स्टेप है वो है कि अब हमें क्या करना है थर्ड स्टेप में, वो है कि रिस्क को जो है यहाँ पर इवैल्यूएट करना है और क्या इसके लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो डिसाइड करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए जो है आपको रिस्क मैट्रिक्स की जो है मदद लेनी होती है, और रिस्क मैट्रिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको 5x5 और 3x3 का जो है रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बताया है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये चार्ट है लाइक्लीहुड और सेवरिटी का, तो इसकी मदद से जो है आप वो कर सकते हो कि कोई भी जो रिस्क है वो लो है या फिर जो है मीडियम है या फिर जो है हाई है क्या, तो वो जो है आप इस चार्ट की मदद से आपको पता चली जाता है, उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो उसके ऊपर डिटेल में जो है वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं मशीनरी ऑपरेशंस के बारे में। तो मशीनरी ऑपरेशंस का अगर जो है काम हो रहा है तो इसका जो है रिस्क मैट्रिक्स की मदद से हमें पता चलता है कि इसका जो है लाइक्लीहुड है वो है हाई, यानी कि इसका जो है मशीनरी ऑपरेशंस के वक्त जो है पर्सन्स को कट इंजरी होना, जो हमने इसके पहले जाना था, वो होने की जो संभावना है वो है हाई। ठीक उसी प्रकार जो सेवरिटी है, सेवरिटी जो है वो भी जो है यहाँ पर इसकी जो है वो है हाई। ठीक है, सेवरिटी भी जो है वो है हाई, यानी कि अगर किसी पर्सन को कट इंजरी अगर हो जाती है तो उसकी जो है सेवरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो ये हमने जो है यहाँ पर पता लगा लिया है L/S, मतलब ये आपका जो है रिस्क आपने जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके लिए जो है कंट्रोल मेजर्स क्या ले सकते हैं आप, ये आपको सजेस्ट करना होगा एज ए सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर। तो आप बोल सकते हो कि जो भी मशीनरी है उसमें गार्डिंग होना चाहिए, कोई भी जो है जो मूविंग पार्ट है वो ओपन नहीं होना चाहिए, वो गार्डेड होना चाहिए। रेगुलर जो है उस मशीनरी का जो है मेंटेनेंस होना चाहिए, और जो मशीन ऑपरेटर है उसका जो है ट्रेनिंग होना चाहिए। ये चीज़ जो है आप यहाँ पर ले सकते हो। सेकंड जो था वो था केमिकल हैंडलिंग जो हजार्ड था, तो इसके लिए क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकती है, तो इसका जो है केमिकल हैंडल करते वक्त जो है इसकी होने की जो संभावना है, यानी कि इनहेलेशन या फिर बर्न इंजरी होने की जो संभावना है वो है मीडियम, और इसकी जो सेवरिटी है वो है ज़्यादा हाई। ठीक है, तो ये जो है आपको रिस्क मैट्रिक्स की मदद, जब आपको चार्ट समझ में आप समझ लेते हो तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लाइक्लीहुड और सेवरिटी जो है यहाँ पर पता लगा लिया, जो है मीडियम और हाई। इसके अनुसार जो है आपको कंट्रोल मेजर्स सजेस्ट करना है। कंट्रोल मेजर्स में जो है आप बोल सकते हो कि केमिकल जो जहाँ पर हैंडल हो रहे हैं उसका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, इसको हैंडल करते वक्त पीपी इस्तेमाल होनी चाहिए, स्पिल किट का इस्तेमाल करना है, और सभी पर्सन्स को जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए।
थर्ड जो है जो हज़ार्ड था वो था स्लिपरी फ्लोर्स। तो इसका जो है लाइक्लीहुड यानी कि जो है ये होने की जो संभावना, ये जो हज़ार्ड है ये होने की जो संभावना है ये है मीडियम। सेवरिटी जो है इसकी ये भी है मीडियम, ठीक है। यानी कि स्लिपरी फ्लोर्स अगर रहेगा तो स्लिप ट्रिप जो फॉल जो हमने यहाँ पर देखा था हज़ार्ड, तो ये होने की जो संभावना है, ये होने की जो संभावना है, लाइक्लीहुड है वो है मीडियम, ठीक है। और इसकी जो सेवरिटी है वो भी है मीडियम। तो इसके लिए कंट्रोल मेजर्स आप सजेस्ट कर सकते हो, वो है कि नॉन स्लिपरी जो है फ्लोर होना चाहिए, फ्लोर का जो है रेगुलर क्लीनिंग होना चाहिए और साइनेज भी जो है आप वो वहाँ पर लगाने होंगे। फिर उसके बाद का जो स्टेप है वो है रिकॉर्ड फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम। अब ये जो सारी चीज़ें हमने की है, यानी कि हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करना, रिस्क लेवल पता करना, जैसे कि लो है या फिर मीडियम है या फिर हाई है, और इसके लिए जो है क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो इसका जो है डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, डॉक्यूमेंटेड ये होने चाहिए। और साथ ही साथ जो है इसके लिए आपको एक्शन प्लान भी जो है बनाना होता है, जिसके अनुसार जो है आप इसको इम्प्लीमेंट कर सको। अब इसके लिए जो है आप एक क्या करोगे कि जो भी कंट्रोल मेजर्स आपने लिए हैं वो इम्प्लीमेंट वहाँ पर हो रहे हैं क्या, तो उसकी जो जिम्मेदारी है एक स्पेसिफिक जो है पर्सन्स के ऊपर जो है आप वहाँ पर डालोगे, उसको जो है असाइन करोगे। और जो भी मशीन ऑपरेटर्स है, केमिकल हैंडलर्स है, जो भी केमिकल्स को हैंडल करते हैं, उनके लिए जो है ट्रेनिंग सेशन भी जो है वो आप शेड्यूल करोगे। तो ये जो है ये रिकॉर्ड फाइंडिंग्स में आता है, ठीक है। तो आपको जो है मेन बात ये समझनी है कि सभी का जो है रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या वो आपको यहाँ पर देखना है। और लास्ट का जो स्टेप है वो है रिव्यू एंड अपडेट। इसका मतलब ये है कि आपको जो है जो रिस्क असेसमेंट जो आपने बनाया है, तो इसको जो है हर 6 महीने में जो है आप यहाँ पर जो है इसको रिव्यू कर सकते हो कि जो भी आपने चीज़ें ली हैं उसमें कोई चेंजेस तो आया नहीं है, और ये जो आपने रिस्क असेसमेंट बनाया है ये प्रॉपरली जो है काम कर रहा है क्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको रिव्यू और अपडेट में देखनी है। साथ ही साथ जो है अगर कोई बड़ा अगर इंसिडेंट हादसा अगर हो जाता है तो आपको जो है इमीडिएट ये जो आपका जो रिस्क असेसमेंट आपने बनाया है इसमें जो है आपको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस प्रकार जो है आप निबोश के हिसाब से जो है रिस्क असेसमेंट जो है वो कर सकते हो। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के हिसाब से भी जो है आप इसको जो है अच्छी तरीके से जो है लिख सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, आपका जो भी वहाँ पर आंसर रहेगा उसको, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।